ये बेटा आज का चैप्टर एंजाइम्स। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसमें आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत पहले से पता है, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने जो है वो पहले नहीं पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने मुझसे कहा था क्योंकि ये अब हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो चैप्टर नंबर यहाँ पे हमारी लिस्ट होगी। इस लिस्ट में से हमें पता लग सकता है कि ये कौन सा चैप्टर है हमारा। बेटा ये हमारे पास अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5। अकॉर्डिंग टू यू, आपने ये कहा था कि ये जो है एंजाइम्स तक आपको जो है वो आता है। सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म के व्हाट इज एन एंजाइम। Enzyme is a biological catalyst which helps perform uh, reactions fast. जी, बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और ये जो है वो इट फास्टन्स द रिएक्शंस। ठीक है, अब ये फास्टन द रिएक्शन ये क्या चीज़ है और कैटलिस्ट क्या होता है, इसके लिए आपके बुक से ही एग्जांपल पकड़ते हैं ताकि हमें जो है वो ज़्यादा देर ना हो। देखिए ये एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो है ये एक वैसे ही एक जनरल कंपाउंड है, इसका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है। लेकिन जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग हीट देने के साथ ये कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप साथ साथ ना आपने करना क्या है, आपने बायोलॉजिकल सिस्टम को कंपेयर करना है साथ के साथ। बायोलॉजिकल सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में ये चीज़ें हों तो आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या आप स्ट्रॉन्ग हीट बायोलॉजिकल सिस्टम में दे सकते हैं? आप हरगिज़ नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ पहले नंबर पे आप रिजेक्ट करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्शन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए हो तो वो रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आपके पास एंजाइम्स हो। फॉर एग्जांपल, अब इसी रिएक्शन में ये जो आपके पास रिएक्शन सामने अवेलेबल है, इसी रिएक्शन में वो क्या कहता है कि ये जो KClO4 है, इसको स्ट्रॉन्ग हीट देने के बजाय हम क्या करें, हम इस वाले रिएक्शन में मैंगनीज ऐड कर दें तो ये रिएक्शन फास्टर विद लेस हीट हो जाएगा। इट वुड बी फास्टर एंड इट वुड बी परफॉर्म्ड विद लेस हीट। अब ये वो चीज़ है जो कि जिसको आप कहते हैं कैटलिस्ट। ये वो कैटलिस्ट है जो आप यूँ कह लीजिए कि एक्चुअली वो रिएक्शन है जो कि या वो रिएक्टेंट है जो कि एंजाइम का काम कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, इट इज़ फास्टनिंग द रिएक्शन। ये उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। फिर अभी आप अगर गौर करें तो KClO4 जो बना हुआ है, इसमें अगर आप Mg2 पॉजिटिव ऐड करते हैं और उससे आप पोटेशियम क्लोराइड और O2 निकालते हैं, तो यहाँ पर Mg के बारे में एक और चीज़ लिखी हुई है कि Mg2 पॉजिटिव इज नॉट यूटिलाइज्ड और इट इज नॉट यूज्ड। इंस्टेड इट इंस्टेड इट ओनली fasten the reaction and then comes out। यानी इसका मतलब ये है कि इसका इससे ज़्यादा जो है वो कोई और काम नहीं है कि इसने सिर्फ़ उस रिएक्शन को फ़ास्ट करना है और फ़ास्ट कर देने के बाद उस रिएक्शन में से वैसे ही सही सलामत बिल्कुल जो है वो उसी फ़ॉर्म में उसने बाहर आ जाना है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? ऐसा कंपाउंड कैटलिस्ट कहलाता है। और इसको आप कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन को कैटेलाइज़ करता है। इट कैटेलाइज़ेज़ द रिएक्शन। सो यही केस अब होता है ह्यूमनली बॉडी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में। सबसे पहले आप जरा एज्यूम करें कि आपके पास एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए शर्त क्या है कि वो लिविंग सिस्टम हो, जाहिर सी बात है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में आप अगर गौर करते हैं तो आपके पास ये एक अदद सेल है एंड दिस सेल हैज इट्स ओन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टार्ट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है बेटा? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
Organic, it takes a lot of energy to break an organic compound into its components. So what would you need? First of all, you need a great amount of heat. Great amount of heat. So if you are going to apply a great amount of heat, what would happen? The cell would be died. Cell would be डेड सेल और सेल वुड बी डाइड. सो इसका मतलब ये है कि एक क्लियर कट बात यहाँ से ये वाजे हो गई. अगर आप कोई ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इस सेल को देते हैं, सेल डेड हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, विच मीन्स कि आप ये काम नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे जिस तरह से अभी हम कहते हैं कि एक होता है हॉट टी एंड देन देर इज कोल्ड टी. हॉट टी जो है उसको आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी हुई होती है और उसमें जो है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो चुके होते हैं. जबकि कोल्ड टी जो है उसको आपने अगर आप ठंडे पानी में पत्ती डाल देंगे तो उसके रिएक्शंस होने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी. वाई? बिकॉज दैट रिएक्शन इज नीडिंग दी स्टार्टिंग एनर्जी. बेसिकली इसको बेटा कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी. इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी या आप इसको कहते हैं स्टार्टिंग एनर्जी. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है. जैसे कि हमने KClO4 में देखी, पोटेशियम क्लोरेट में देखी कि पोटेशियम क्लोरेट को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए आपको पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी की नीड कम की जा रही है. तो इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी की नीड जो है वो असल हमारा इस वक्त मौजू है. एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम. यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट डायग्राम मोर देन रादर देन माय ओन वर्ड्स. दिस इज द डायग्राम. और बेटा ये डायग्राम आपने जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस चैप्टर हैज सम टेक्निकल टाइप ऑफ MCQs. सो डोंट टेक दिस चैप्टर एज एन इजी वन. अब देखिए ये आपके पास जो है वो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेट है, ये आपके पास एनर्जी है. ठीक है. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस जो है इस पे आप देखिए ये आपका रिएक्टेंट है. यू हैव टू, फॉर एग्जांपल दिस इज लेबर. ये आपका लेबर है. ठीक है. ये आपका रिएक्टेंट है. इस रिएक्टेंट को आपने नीचे भेजना है ताकि उससे आप क्या हासिल कर सके? प्रोडक्ट हासिल कर सकें. बट फॉर just assume that this labor has to take this stone all the way up to the hill टू ब्रेक दिस स्टोन. अब देखें ना, और कोई जरिया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि और कोई जरिया नहीं है इस पत्थर को तोड़ने का सिवाय इसके कि यू हैव टू टेक इट ऑल द वे अप टू द हिल एंड देन you will throw this stone from the hill, and what would happen? This stone would be broken into its tiny compounds. Same thing happens जब आपने एक दफा किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना होता है तो उससे पहले आपको उस रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बेसिकली बॉन्ड ब्रेकडाउन जो है वो यहाँ पर मैटर करती है. गौर कीजिएगा कि असल चीज जो यहाँ मैटर कर रही है वो बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन है. अगर मैं यहाँ पर C6H12O6 यानी ग्लूकोज को तोड़ता हूँ, मुझे CH बॉन्ड तोड़ने हैं, तो इनको तोड़ने के लिए मुझे पहले एनर्जी देनी पड़ेगी. बाद में एनर्जी हमें मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें पहले एनर्जी देनी पड़ेगी. देन इट वुड बी गिविंग अस बैक सम एनर्जी. सो ये जो चीज है यहां से हमें क्लियर कट समझ आती है. ये तमाम रिएक्शंस में होता है. अब अगर ये तमाम रिएक्शंस में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता होगा. हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता होगा. अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक लेबर है, आपने इस लेबर को कहा कि टेक दिस स्टोन अप द हिल, देन एक से नहीं मूव होगा. आप दूसरा मजदूर लगाएंगे, तीसरा मजदूर लगाएंगे, चौथा मजदूर लगाएंगे, चार मजदूर लगाएंगे, इसको बड़ी मुश्किल से वो ऊपर लेकर आएंगे और उसके बाद इसको नीचे धकेल देंगे. आप उन चारों मजदूरों के बजाय यहाँ पर एक ले आते हैं क्रेन. आप एक अदद क्रेन ले आते हैं और वो क्रेन आपके इस पत्थर को उठाकर जो है वो अप द हिल ले जाती है और अप द हिल ले जाकर वहां से गिरा देती है. अब यहाँ पर जो आपकी वो एनर्जी थी, वो जितनी ज्यादा एनर्जी ये लेबर मांग रहे थे, जितने ज्यादा आपको लेबर चाहिए थे, वो काम किसने कर दिया? क्रेन ने कर दिया. जस्ट लाइक दिस. अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम रिड्यूसेस द नीड ऑफ एनर्जी. गौर कीजिएगा, ये वाला जो ग्राफ है इसमें आप गौर कीजिए कि ये आपकी वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपको इस ग्राफ में शो की गई है.
ये वो है जिसको आप कह लें विदाउट एंजाइम्स है, ये विदाउट एंजाइम है। विदाउट एंजाइम आपके किसी भी रिएक्शन को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि आपके सेल उस एनर्जी पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने सेल में कोई रिएक्शन करवाना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन का नाम लिया था, मैंने कहा था कि आपने ग्लूकोज ब्रेक डाउन करवानी है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के उससे आपने एनर्जी निकालनी है। सो फर्स्ट व्हाट वुड हैपन, यू विल हैव टू गिव अप सम एनर्जी। अब ये एनर्जी अगर आप बॉडी को बाहर से देते हैं, अगर आप बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, तो इट वुड बी हार्मफुल। ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। क्यों? बॉडी को ब्रेक कर देगी। उसके बजाय फिर इसी तरह से इंटरनल एनर्जी भी नहीं दे सकते। इंटरनल एनर्जी नहीं, ये भी नहीं दे सकते आप। ये क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एनर्जी देंगे तो बॉडी को नुकसान होगा। लिहाजा आप ना एक्सटर्नली एनर्जी देते हैं ना इंटरनली एनर्जी देते हैं। रादर यू थ्रो सम enzymes inside this solution, and these enzymes would be resulting in speeding up the rate of reaction and reducing the amount of required energy। अब यहां पर देखिए, आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, आपने ग्लूकोज को तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स और उसके साथ एंजाइम डालेंगे। व्हेन विल यू ऐड सम एंजाइम इनसाइड दिस रिएक्शन, व्हाट वुड हैपन? एंजाइम वुड नॉट बी अलाउइंग दिस रिएक्शन टू हैव दिस मच एनर्जी, और ये क्या करेंगे? ये उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। यानी आप यूं कह लीजिए कि एंजाइम इस रिएक्शन में वही रोल प्ले कर रहे हैं जो उस रिएक्शन में क्रेन प्ले कर रही थी। वो जो एनर्जी आपको डिफरेंट तरह के लेबर्स के ज़रिए आपको अपनी लेबर पावर, मैन पावर बढ़ानी पड़ रही थी, जस्ट टू अचीव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वुड वाज फुलफिल्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वन क्रेन कंपेयर टू 10 लेबर्स, राइट? Not always, but one crane, assume that one crane is compared to 10 laborers. You have reduced the need of 10 laborers, and you have come up with an idea and brought the crane on the occasion, and you lifted the stone just like that। ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसमें आपने बजाय एनर्जी देने के आपने इस रिएक्शन को क्या दे दिया? एंजाइम्स दे दिए। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, और वो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो सेल के अंदर होती है। वो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो इसको किस में चेंज कर देगी? प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन से। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनी होती है? जी बेटा। अमाइनो एसिड्स। जी बहुत अच्छे, शाबाश। ये अमीनो एसिड्स से बनी हुई होती है। अब आपने इस रिएक्शन में भी एंजाइम चाहिए, इस रिएक्शन में भी एंजाइम चाहिए। आप एंजाइम को अवेलेबल करेंगे और इनको तोड़ देंगे। ठीक है। हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक बात भी जहन में रखिए कि बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो भी क्या है? वो भी 37 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के लिए जो टेम्परेचर है, दैट इज एक्चुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो एंजाइम्स की वजह से है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्टिवेशन एनर्जी। और वो जो नीड है उसको रिड्यूस करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जी बेटा, सवाल है? अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट रिएक्शंस डू एंजाइम्स कैटलाइज? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन से वो रिएक्शंस हैं जिनको एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्शन जो है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। उम्मीद है आप जो है वो इसका जवाब मुझे पहले ही दे सकते हैं। हाइड्रोलिसिस। जी बेटा, ये क्या था? प्रोलिसिस जो वाटर का ब्रेकडाउन था। वाटर का ब्रेकडाउन था? हाइड्रो का याद आपको याद आया। है मैंने बेटा, ये आपने नहीं भूलना, ये बार बार आपके एमसीक्यूज में वर्ड यूज होता है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस। ठीक है। ये आपने नहीं भूलना। अच्छा, गौर कीजिए, मैं अब आपको बता देता हूँ एक दफ़ा और कि आप पहले क्या किया करते थे। आप इस ग्लूकोज और इस फ्रुक्टोज के दरमियान में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना के
माइनस वाटर, वाटर रिमूव कर दिया करते थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते थे और इस ऑक्सीजन के एटम के जरिए इस ग्लूकोज को और इस ग्लूकोज को जोड़ दिया करते थे। यही था ना, आपने पढ़ा था उसमें। अब ये जो रिएक्शन है, इसको आपने इसमें क्या किया है, आपने इसमें से वाटर निकाला है। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को आप कहते हैं कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को आप कंडेंसेशन कहते हैं। बट वंस यू वांट टू रिमूव दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वंस यू वांट टू separate both of these sugars, now this compound is known as disaccharide. Once you want to break this disaccharide, what you will have to do, you are going to add some water plus enzyme। वाटर और एंजाइम को आप ऐड करके यहां पर वाटर ऐड करेंगे, वाटर के ऐड होते ही दोनों जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होकर ये दोनों के दोनों जो हैं वो अलहदा अलहदा हो जाएंगे। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, मुश्किल बात नहीं है कि एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको आप कहते हैं हाइड्रोलेजेस। ये हाइड्रोलेसिस वो एंजाइम्स होते हैं विच डाइजेस्ट अ कंपाउंड। अब डाइजेस्ट का क्या मतलब होता है, ब्रेक द कंपाउंड। याद रखिए कि जो भी हाइड्रोलेज होगा उसके लिए क्या यूज करने की शर्त होगी, वाटर। यानी अगर आपने एक चीज तोड़नी है, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज तोड़नी है, आप कहते हैं कि जी मैं जो है वो एक वो तोड़ रहा हूँ कोई भी चीज, लोहा, लोहा है आपके पास, आयरन है, आप कहते हैं जी इस आयरन को मैंने टेढ़ा करना है। अब आयरन को आप वैसे जो है वो हैमर से हिट लगाते रहे, इट वुड नॉट बी ब्रोकन, rather it would be bent. So what is your desire, you want to break the iron, you want to split the iron, cleave the iron instead of bending it. So what is the easiest source, the easiest source is first heat the iron, then when you hit the hammer on the iron it would start to lose its hardship, और एक टाइम आएगा कि वो आयरन आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही शर्त है कि आपके पास यहाँ पर हैमर के तौर पे कौन सा क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोलेज। लेकिन आपको वाटर साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो इन दोनों कंपाउंड्स को ब्रेक कर सके। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलेज इज ए फैमिली ऑफ एंजाइम्स, इट इज ए फैमिली ऑफ एंजाइम्स which requires water for the breakdown of any compound। ठीक है, अब इसको एक और अंदाज से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके पुराने रिएक्शन, एक मैंने पुराना रिएक्शन ये लिख दिया, एक और पुराना रिएक्शन मैं लिखता हूँ, आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा। बेटा इस तरह की कोई चीज़ आपने पहले पढ़ी थी? हाँ जी, ये ग्लूकोज और एक माल्टोज। अगर मैं कहूँ कि नो, आप गलत कह रहे हैं। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस पे गौर करें। इस तरह की कोई चीज़ पहले कभी पढ़ी हो? बुक खोली हुई है? हम्म। हाँ जी, बुक खोली हुई है। ओके ओके ओके, बताएं बताएं बताएं, देख। बेटा आपने पढ़ा था फैटी एसिड्स में कि जब आप एक फैट को ब्रेक करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है ग्लिसरॉल, और दूसरा उसमें से क्या निकलता है, फैटी एसिड्स। ये आपने याद आ गया। पढ़ा, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो आपको वंस अगेन पता लगता है कि यहां पर भी वाटर ऐड हो रहा है। गौर कीजिए, आपकी बुक में भी रिएक्शन लिखा हुआ है, यहां पर भी वाटर ऐड हो रहा है। इट सर्टेनली मीन्स दैट देयर इज अनदर एंजाइम नोन एज हाइड्रोलेज इज गेटिंग यूज्ड। आप एंजाइम यूज करते हो क्या करने के लिए, इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को सेपरेट करने के लिए आप एंजाइम यूज करते हो। अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन और लिखने लगा हूं, ये रिएक्शन और कीजिएगा इसके ऊपर। NH2CrHC डबल बॉन्ड OH प्लस NH, ये मैंने क्या बनाया है,
ये मैं क्या बनाने लगा हूं वैसे बाय द वे? ये वाटर मिला, यहाँ से -H2O हुआ, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। एक बात तो तय है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में भी आपको एंजाइम यूज़ करना होता है। एंजाइम आपको हर जगह यूज़ करना है, लेकिन आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आपने ये पढ़ा कहाँ था। बस चीज़ें नहीं याद रह रही। दिस इज वन व्हाट आई एम थर्ड टॉकिंग में। अबाउट। ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप एमसीक्यू को देख के बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, मुझे भूल गई। हाइड्रो हाइड्रोलाइजेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रोल, फैट्स, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। आपको मैंने इसीलिए स्पीड पे गुजारा, इसीलिए था कि एक दफा हम इन चीजों से गो थ्रू हो जाएं, ताकि ये चीजें जो हैं ये आगे रुकावट ना बने। ठीक है? तो अब आपने इन चीजों को टाइम देना है बेटा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे ये चीजें आपके जहन से निकल जाएंगी। ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है। इनके दरमियान में हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर रिमूव हो रहा है, और ये जो बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान में, ये क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। वंस अगेन ये रिएक्शन हमने पढ़ा था प्रोटीन वाले टॉपिक में, जब न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। अब गौर कीजिए, अगर मुझे इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, मैं क्या करूंगा? मैं वाटर ऐड करूंगा, प्लस उसके साथ हाइड्रोलेज एंजाइम ऐड करूंगा। जैसे ही मैं हाइड्रोलेज एंजाइम ऐड करूंगा और वाटर ऐड करूंगा, ये दोनों अमाइनो एसिड्स दोबारा से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। NH2CrH, C डबल बॉन्ड O OH, प्लस NH2CrH, C अब ये दोनों पहले अलहदा थे, यहां पर देखिए दोनों अलहदा थे। दोनों को हमने एंजाइम के जरिए जोड़ दिया इस जगह से। फिर हमने एक और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया, एंजाइम लाए और इन दोनों को फिर इस जगह से तोड़ दिया। सो बेसिकली हम जब भी तोड़ेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम्स आएंगे जो कि ये काम करेंगे। वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बेटा, जब आप खाते हो फैट, जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, और जब आप खाते हो प्रोटीन, ये तीन मॉलिक्यूल आपने पढ़े थे, फैमिलीज, तीन फैमिलीज आपने पढ़ी थी, तीन ग्रुप्स पढ़े थे जो हमारे फूड में शामिल होते हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स खाते हो तो इनके लिए एक शर्त होती है। नंबर वन, दीज मस्ट बी सोल्यूबल। ये इन तमाम का सोल्यूबल होना लाजमी है। सोल्यूबल मतलब पानी का हिस्सा बनना लाजमी है। जब तक ये पानी का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। ठीक है? आपने खाना खाया, फूड टू डाइजेस्ट। आपने खाना खाया, खाना खा लेने के बाद आपने उस फूड को ब्रेक करना है, डाइजेस्ट करना है, हजम करना है। आप क्या करते हो? आप उस फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में सबसे पहले ये तय करते हो कि इन सब का सोल्यूबल होना लाजमी है, पानी का हिस्सा बने। दूसरा, इन सब का डिफ्यूजिबल होना लाजमी है। अब ये डिफ्यूजिबल क्या है बेटा? डिफ्यूजिबल एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्या करते हो? आप उस कंपाउंड को इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होने के काबिल बनाते हो। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी मुख्तसर सी बात करता हूं मैं। आपने ये बात जो है वो ये पहले पढ़ी हुई है, पता नहीं, मुझे नहीं वैसे अंदाजा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो इसका आइडिया होगा ही। जी बेटा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? ये लार्ज इंटेस्टाइन या ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है? ये बेटा स्टमक है आपका, ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने खाई प्रोटीन, प्रोटीन आई आपके स्टमक में। स्टमक में आने के बाद उस प्रोटीन के साथ क्या हुआ? आपकी वो प्रोटीन जो थी वो इस तरह के कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल थी। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हमें बनानी होगी यहाँ पर, ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है? उसके बाद एक और चेन मिली हुई थी। ठीक है? उस चेन में फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था ना कि प्रोटीन को अपना फंक्शन हासिल करने के लिए क्या करना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स को किस शेप में लेकर आना होता है? स्ट्रेट, नो नो मतलब नो कि नो, ऊपर। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपने बना ली। ठीक है? पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेने के बाद आपने क्या किया? पॉलीपेप्टाइड,
पॉलीपेप्टाइड इज नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल। मिसाल दी थी मैंने आपको कपड़े और धागे की, काफी ज्यादा धागे मिलाएंगे तो कपड़ा जो है वो फंक्शनल बनेगा, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल है। आप कई पॉलीपेप्टाइड को मिलाएंगे, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है और ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड है, तीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं। आप इन तीनों को एक बॉन्ड के जरिए मिलाते हो तो फंक्शनल प्रोटीन बनती है। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि एंजाइम, किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। मतलब ये कि आप अगर उसको एक साइड से देख के अज्यूम कर रहे हैं कि यही प्रोटीन है तो आप गलत कर रहे हैं। हर फंक्शनल प्रोटीन के दो रुख होते हैं, एक वो जो आपकी तरफ होता है और एक उसके बैक की तरफ होता है। आपको पूरी प्रोटीन को देखना होता है कि पूरी प्रोटीन जो है वो किस तरह काम कर रही है। इसका मतलब है ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये किन से मिलकर बनी हुई है, ये 3 अदद पॉलीपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड। मिलकर, जी बिल्कुल, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई है। अब आपने इसको हजम करना है। आप पूरी इस प्रोटीन को, आपने खाना तो खा लिया, अब आप पूरी इस प्रोटीन को हजम नहीं कर सकते। वट वट यू विल हैव टू डू, फर्स्ट यू विल हैव टू सेपरेट द पॉलीपेप्टाइड्स। फॉर एग्जांपल, आपके स्टमक में आके सारे पॉलीपेप्टाइड्स अलहदा हो जाते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये अलहदा हो गया। फिर दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, ये अलहदा हो गया। अब इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं रहा। और ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड है, ये भी अलहदा हो गया। इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड था ये आपने ब्रेक कर दिया, ये वाले बॉन्ड्स आपने ब्रेक कर दिए। ये भी किसके जरिए होगा, वही हाइड्रोलेज एंजाइम जो है, ठीक है। अब आ जाइए, जब आपने इन तीनों को अलग कर दिया, अब ये आएंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होगा, इन तीनों के साथ एक फिनोमिना होगा और वो ये होगा कि इनके जो जुड़े हुए अमाइनो एसिड्स होंगे वो हाइड्रोलेज एंजाइम की वजह से क्या होंगे, वो हाइड्रोलेज एंजाइम्स की वजह से सारे अमाइनो एसिड्स अलहदा अलहदा हो जाएंगे। दिस इज व्हाट एंजाइम्स डू। ये वो प्रोसेस है। यानी आपको कहाँ रिक्वायर्ड है, आपको डाइजेशन में ये वाले जो जो भी हैं ये रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इन्होंने प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बॉडी में लाने के लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, आपने ये छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया, ऐसे ऐसे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में यानी अमाइनो एसिड्स में चेंज कर दिया। अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये डिफ्यूज हो सकते हैं सेल के अंदर। यानी इसका मतलब है अब ये इनकी क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एक इनको होना था सोल्यूबल, वो भी हो गए, और दूसरा इनको होना था डिफ्यूजेबल, वो भी हो गए। डिफ्यूजेबल भी हो गए, सोल्यूबल भी हो गए, तो अब ये हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं, वरना ये हमारी बॉडी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। गौर कीजिए आप, अब एंजाइम दोनों तरह काम करते हैं। एक और अंदाज से बात सुन लीजिए, फिर मैं दो तीन बातें आपको करनी है। एंजाइम्स दोनों तरह से काम करते हैं। नंबर वन, एंजाइम फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वंस। इसकी एग्जांपल कोई है आपके जहन में? जी बेटा, के एंजाइम्स सिंपल कंपाउंड को मिला के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो, कोई मिसाल जहन में हो आपके, एग्जांपल हो? अ, पता नहीं। ये जो चीज है ये ठीक नहीं है, गौर कीजिए। ग्लूकोज सिंपल कंपाउंड है, आपने काफी ज्यादा ग्लूकोज मिलाए और क्या बना दिया, स्टार्च। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऐसा ही है, आपके पास एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड सिंपल कंपाउंड है, आपने काफी ज्यादा अमाइनो एसिड मिलाए और क्या बना दी, प्रोटीन बना दी। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अमाउंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आपने सिंपल कंपाउंड्स मिलाए और सिंपल कंपाउंड्स मिला के आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही आपने सिंपल कंपाउंड्स मिलाए और उनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। अच्छा, यही काम उल्टा भी कर सकते हैं क्या, एक प्रोटीन को तोड़ के सिंपल कंपाउंड, यानी एक काम एंजाइम ये करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर ones, सेकेंडली दे फॉर्म, दे कन्वर्ट, इसको आप कहेंगे दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर ones। अब इसकी मिसाल क्या है? जी बेटा।
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करने की क्या मिसाल है? हाँ जी अली, क्या हो गया? जैसे कॉम्प्लेक्स सबसे एक बता कॉम्प्लेक्स सकते, सब्सटेंस फॉर एग्जांपल प्रोटीन है। उसको अमाइनो हाँ एसिड्स में बिल्कुल, करेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया, पॉलीपेप्टाइड को फिर अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड्स में। अब ये देखिए, ये दोनों से उलट रिएक्शन है। और ये अब आपने आपका भूलने का इसका जो है वो लॉजिक बनती नहीं है। क्या? कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, आपने उसको छोटों में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एंजाइम का काम है। आपके पास एक सिंपल कंपाउंड था, आपने सिंपल जोड़ जोड़ के उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में चेंज कर दिया। इसको रिवर्स कर लें, अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में चेंज किया, पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन में चेंज कर दिया। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज मिलाए तो स्टार्च बन गया, स्टार्च को तोड़ा तो ग्लूकोज बन गए। तो ये दोनों काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं। ठीक है जी बेटा, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ, या अब आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, मैं बस एक छोटा सा मैसेज को रिप्लाई कर लूँ। अच्छा, अब अगर आपको मैं कोई सवालात दूं तो आप कर लेंगे वो? हाँ जी, कर लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तो खैर इसमें वो वाली चीज़ें आई नहीं, अभी तो जो सवालात वाला पोर्शन है वो तो अभी आना है सही तरीके का। अच्छा, एक और चीज़ है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि एक खास फैमिली होती है एंजाइम्स की जिनको आप हाइड्रोलेज कहते हैं। इनके साथ शर्त क्या है हाइड्रोलेजिस के साथ, कि इन्होंने साथ क्या यूज करना है? इन्होंने साथ वाटर यूज करना है। हाइड्रोलेजिस ने साथ साथ वाटर यूज करना है। ठीक है, तो ये एक पूरी फैमिली है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होते हैं ना, हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स तीनों तरह के हैं। एक एंजाइम है जिसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, फॉर एग्जांपल स्टार्च को तोड़ना है। तो स्टार्च को यूज करने के लिए जो हाइड्रोलेज एंजाइम का नाम होगा वो होगा अमाइलेज। है ये अमाइलेज हाइड्रोलेज ही, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये अमाइलेज होगा। इस बात को थोड़ा सा गौर करें। असल फैमिली हाइड्रोलेज है। जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की असल फैमिली कौन सी है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की असल फैमिली, बड़ा ग्रुप कौन सा है इनका? प्रोटीन। नो, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनका जो असल ग्रुप है वो बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोलेज एंजाइम्स की फैमिली है। वो तमाम एंजाइम जो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए वाटर का यूज करते हैं वो सब इस हाइड्रोलेज फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली है। अच्छा, लेकिन चलें, अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार्च को तोड़ता है अमाइलेज को यूज करते हुए, तो आप क्या कहते हैं कि ये किस में चेंज कर देगा? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्च को छोटे छोटे यूनिट्स में चेंज कर देगा जिनको आप माल्टोज कहते हैं। और माल्टोज किससे बना हुआ होता है? जैसे स्टार्च बहुत ज्यादा ग्लूकोज से बना होता है, माल्टोज सिर्फ दो दो ग्लूकोज से बना हुआ होता है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ भी चुके हैं। माल्टोज सिर्फ दो दो ग्लूकोज से बना होता है। अब आपने इसको भी तोड़ना है, तो अब आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? एक और हाइड्रोलेज यूज करेंगे, माल्टेज। जब आप माल्टेज यूज करेंगे तो ये माल्टेज जो है इस माल्टोज को
सिंगल यानी मोनोसेकेराइड में चेंज कर देगा, एंड दैट मोनोसेकेराइड इज ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम करते हैं ये दोनों हाइड्रोलेज, यानी ये भी वाटर यूज करेगा, ये भी वाटर यूज करेगा। वाटर को यूज करते हुए, वाटर को इस्तेमाल करते हुए ये कंपाउंड को तोड़ेंगे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोलेज का एक और नाम आ रहा है, वो कौन सा है? जैसे अगर आपने लिपिड को ब्रेक करना है, अगर आपने फैट को ब्रेक करना है, तो उसके लिए जो हाइड्रोलेज एंजाइम आता है उसको आप कहते हैं लाइपेज। शाबाश, उसको आप लाइपेज कहते हैं। ठीक है, उसके जरिए आप उसको वही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने ब्रेक करना है प्रोटीन को। ठीक है, उसके लिए हाइड्रोलेज एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोलेज ही। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए आपने वाटर ऐड किया और साथ एंजाइम होगा प्रोटीएजेस। प्रोटीएज एंजाइम होंगे, ये उसको पहले चेंज करेंगे पॉलीपेप्टाइड में, और दोबारा से ये एंजाइम यूज होकर पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज कर देंगे? अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देंगे। सो ये एंजाइम्स पर्टिकुलरली हमारी डाइजेशन में खास तौर पर यूज होते हैं। ठीक है, यहां पर अब देखिए, ये जो है ना, ये जो दोनों हैं आपके पास बॉक्सेस, बेटा ये लाजमी पढ़ने हैं आपने। ठीक है, ये यू मस्ट रीड दीज। इसमें वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि एंजाइम बिल्ड अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी सिंपल से, ये सिंपल है, इससे क्या बनाना? कॉम्प्लेक्स बनाना। लेकिन कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना ये भी एंजाइम का काम होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एंजाइम्स वर्क। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, और उसके बाद इनके नेमिंग कैसे होती है और कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोशिश मेरी यही है इंशाल्लाह विद इन दीज 3 days हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा टाइम भी ना जाया हो और टेस्ट भी हो जाए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं, मेरी तो रिकॉर्डिंग्स सुनने वाली हैं, वो दोबारा सुनूंगा तो सारे याद आ जाए।